ठीक है, तुम्हें कौन सी कार्ड की डिजाइन पसंद आई है मैं मम्मी को जाकर बताती हूँ, आयशा ने अमन से कहा। अच्छा अब ये बताओ कि तुम इतने गुस्से में क्यों थे? कुछ नहीं, वो आरव को फोन किया था तो वो कह रहा था कि किसी और से वो शादी कर रहा है। मुझे एक बात में समझ नहीं आ रही है, जब प्राची और आरव एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो एक दूसरे से शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? ये देखो आरव की शादी का कार्ड, इसमें तो किसी और लड़की का नाम लिखा हुआ है। अमन ने वो कार्ड आयशा के हाथ में दिया तो आयशा गौर से वो कार्ड देखने लगी और सोचते हुए अपने मन में कुछ प्लान बनाने लगी कि अगर अमन को सच्चाई पता चल गई तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी और ये प्राची के पास चला गया तो मेरा क्या होगा। सोचते हुए आयशा ने एक नई चाल बनाई और फिर वो कार्ड वापस टेबल पर रखते हुए बोली, छोड़ो ना, हमें उनसे क्या लेना देना। अच्छा मैं चलती हूँ, ये कहकर आयशा अमन के केबिन से बाहर चली गई। वो बाहर निकली और जाने लगी तो उसने सामने से दिव्यांशी को अमन के केबिन में जाते हुए देखा। आयशा ने दिव्यांशी को हल्की सी तिरछी निगाहों से देखकर कहा, तुम कहाँ जा रही हो? वो अमन सर ने बुलाया है, उन्हें कुछ काम था। अच्छा ठीक है, तुम जो वहां से लौट कर आओ तो मुझे कॉल कर लेना, मैं अभी जा रही हूँ पर मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ओके मैम। ये कहकर दिव्यांशी अमन के केबिन की ओर चली गई और आशा अपने घर। दिव्यांशी ने अंदर केबिन में जाकर कहा, सर आपने मुझे बुलाया? दिव्यांशी मैंने तुम्हें एक फाइल दी थी इन्वेंट्री वाली, वो कहाँ है फाइल? सर वो फाइल दिव्यांशी कुछ सोचते हुए बोली तो अमन ने बीच में उसे टोकते हुए कहा, हाँ वो फाइल जो मैंने पूछा। सर फाइल तो शायद मैंने मिस ऋचा के पास रख दी थी, मुझे कंफर्म याद तो नहीं है, मैं देख कर बताती हूँ। क्या इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो तुम दिव्यांशी? तुम्हें नहीं पता कि वो फाइल कहाँ है? तो तुम्हारे हाथों में कोई जिम्मेदारी नाम की चीज है या नहीं? जाओ यहाँ से। अमन ने दिव्यांशी को जाने का इशारा किया तो दिव्यांशी गुस्से में अमन की ओर देखकर वहां से चली गई और खुद में बड़बड़ाते हुए बोली, ये अमन रायजादा ना, इसकी तो अकल ठिकाने लगाती हूँ मैं। दिव्यांशी वापस अपने डिपार्टमेंट में जाकर बैठ गई तो रूपल ने उसकी ओर देखकर कहा, क्या हुआ, तुम इतनी गुस्से में क्यों आ रही हो? वो अमन रायजादा जब देखो मुझ पर चिल्लाता रहता है, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। वो आयशा मैम की बात ना होती ना तो मैं यहाँ से कब से जॉब छोड़ देती। क्या बात है, वैसे एक बात बता, तूने कितने पैसे लिए आयशा मैम से? पैसे? किस बात के पैसे? दिव्यांशी ने रूपल से नजरें बचाते हुए कहा, ज्यादा बन मत, मुझे सब पता है। पहले तू अमन को पसंद करती थी और इसलिए तूने अमन और प्राची को अलग किया था, लेकिन जब से आयशा और अमन की शादी की बात हुई है तू बहुत खुश रहती है और आयशा की हेल्प भी करती है। बता ना चक्कर क्या है? कोई भी चक्कर नहीं है यार, मैं पागल थी उस समय, कुछ समझ में नहीं आया, पर जब मैं समझ गई हूँ अमन का और मेरा कोई मेल नहीं है तो वैसे भी केवल जॉब के पीछे यहाँ हूँ। दिव्यांशी ने इतना कहा और ये कहकर वहां से मिस ऋचा के पास चली गई। मिस ऋचा उस टाइम अपने केबिन में बैठकर कुछ क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रही थी। ऐसे ही इसको आते देखकर एक्सक्यूज मी कहकर साइड में चली गई। क्या हुआ दिव्यांशी? वो मैम मैंने आपको इन्वेंट्री वाली फाइल दी थी ना, दिव्यांशी ने मिस ऋचा से कहा। कौन सी इन्वेंट्री वाली फाइल? तुम शायद भूल गई होगी। नहीं मैम, कुछ दिनों पहले मैंने आपको फाइल दी थी। अरे तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हें याद ही नहीं होगा कि तुमने कवर्ड में जाकर अपने चेक कर लो। इतना कहकर मिस ऋचा वापस अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग करने लगी और दिव्यांशी वहां से हैरान होते हुए जाने लगी तो मैनेजर हसरत ने उसे देखकर रोका और कहा, क्या हुआ दिव्यांशी, बहुत परेशान लग रही हो? सर मेरी एक फाइल गुम हो गई है। कहीं वो फाइल ये तो नहीं? मैनेजर हसरत ने दिव्यांशी को वो फाइल दिखाते हुए कहा। अरे हाँ सर, ये फाइल आपके पास कहाँ से आई? दिव्यांशी ने हैरान होकर कहा। ये फाइल तो मेरे कवर्ड में रखाई थी। ओह शायद मुझे याद नहीं होगा। ये कहकर दिव्यांशी वहां से चली गई। इधर दूसरी ओर प्राची कल सुबह की फ्लाइट से वापस इंदौर जाने वाली थी तो इसीलिए वो तैयारियों में लगी थी। पैकिंग तो उसने पहले से ही कर रखी थी, बस थोड़ी बहुत बाकी जो थी कसरत वो उसने निपटा ली थी। फाइनली तुम जा रही हो दिल्ली से, मधु ने प्राची को टोकते हुए कहा। हाँ मधु, काफी टाइम गुजर गया तुम लोगों के साथ। आई तो 2 दिन के लिए थी पर पता ही नहीं चला कब कहाँ कैसे 1.5 महीना निकल गया रहते रहते। और मुझे जरूरी ना होता ना शोरूम के काम से जाना तो मैं और रुक जाती। और अब तो यहाँ पे रुकने की नई वजह भी नहीं है, मम्मी पापा भी सेटल है। बाकी देखो जैसे ही मम्मी शादी की कोई बात करेंगी
तो फिर फैसला ले लूंगी। अभी तो कोचिंग और शोरूम की टेंशन है। और अमन की, उसकी टेंशन नहीं है? मधु, इन सारी बातों का अब कोई मतलब नहीं है, प्राची ने हल्की सी उदासी भरे स्वर में कहा। प्राची, तुम्हें सच में लगता है कि तुम उसके बिना रह सकती हो? मतलब तुम अच्छे से समझती हो। नहीं मधु, हम इस बात पर चर्चा ना करें तो ज्यादा बेहतर है। आयशा इधर घर पहुंची तो अपनी मम्मी के हाथों में कार्ड पकड़ाते हुए बोली, मम्मी, अमन ने ये वाला कार्ड फाइनल किया है, आप यही छपवा लीजिए। और क्या, अमन के घर वालों ने भी ये कार्ड पसंद किया है। आयशा की मम्मी आयशा को पूछते हुए बोली, अमन के घर वालों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे लिए ये फाइनल कर दीजिए। अच्छा मम्मी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ये कहकर आयशा अपने कमरे में चली गई और दिव्यांशी को फोन लगाते हुए बोली, हेलो दिव्यांशी। जी मैम। दिव्यांशी, अब हमें एक नया प्लान बनाना है। प्लान? कैसा प्लान मैम? दिव्यांशी ने हैरान होते हुए कहा। अमन को ये लगने लगा है कि प्राची और आरव एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं और हमें उनकी यही गलतफहमी दूर करने के लिए अमन के अगर कुछ गलतफहमी क्रिएट कर दे और ये सारी चीजें जड़ से हटा दे तो मुसीबत खत्म हो जाएगी। पर हम करेंगे क्या मैम? यही सोचना है कि हम क्या करेंगे आगे। कुछ तो करना होगा कि जिससे अमन को वापस यही लगने लगे कि प्राची और आरव एक दूसरे से प्यार करते हैं। मेरे पास एक आइडिया है, तुम कहो तो। कैसा आइडिया है? दिव्यांशी ने आयशा की बात सुनकर कहा। तो आयशा ने अपना आइडिया बताया, जिस पर दिव्यांशी बोली, ये आइडिया काम करेगा ना? आइडिया काम करेगा या नहीं ये हम तो नहीं जानते, पर कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ये कहकर आयशा ने फोन काट दिया। फोन काटने के बाद दिव्यांशी वापस अपना काम करने लगी तो पास बैठी रूपल उसे फिर टोकते हुए बोली, क्या हुआ? अब कौन सी नई चाल चलने वाली हो तुम? अरे रूपल, शट अप प्लीज, फालतू की बातें मत करो। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग काम को लेकर बात करते हैं। ये कहकर दिव्यांशी चुपचाप बैठकर अपना काम करने लगी। आयशा का बताया प्लान दिव्यांशी को पसंद तो नहीं आया था, पर जब तक उसे इस कंपनी में प्रमोशन चाहिए था तो उसे आयशा की बात तो माननी ही थी। इसीलिए उसने आयशा के बताए मुताबिक काम करना ज्यादा बेहतर समझा और उसने प्लान का पहला सेटअप उठाकर उसने आरव को कॉल किया और रूही की फ्रेंड बनकर आरव से रूही का नंबर मांगा। पहले तो आरव ने आनाकानी की, पर जब दिव्यांशी ने उसे यकीन दिलाया कि काफी टाइम से अलग होने के कारण उसके पास रूही का नंबर नहीं है, तो आरव ने दिव्यांशी को नंबर दे दिया। नंबर पाकर दिव्यांशी ने रूही को फोन किया और बोली, इज दिस रूही स्पीकिंग? यस, बोलो, कौन बोल रहा है? हम तो आपके चाहने वाले बोल रहे हैं। मतलब? रूही ने कुछ सोचते हुए कहा, आप जानते हैं कि आपके होने वाले हस्बैंड किसी और लड़की से प्यार करते हैं? क्या बात कर रही हो तुम? अगर आपको यकीन नहीं है तो उसकी तस्वीरें दिखाऊं? ये कहकर दिव्यांशी ने फोन काट दिया और फिर अपने फोन में वो 1 साल पहले खींची हुई आरव और प्राची की तस्वीरें रूही को भेज दी। तस्वीरें देखकर रूही को बहुत गुस्सा आ गया। वो झट से आरव के पास गई और बोली, आरव, तुमने मुझसे ये सच क्यों छुपाया? मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया रूही। आरव ने रूही को हैरानी से देखते हुए कहा, तुम और प्राची एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे? क्या बक रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो ये देखो तस्वीरें। आरव ने वो तस्वीरें देखी तो वो भी हैरान रह गया। ये तस्वीरें कहाँ से आई तुम्हारे पास? आरव ने हैरान होते हुए रूही से कहा। अब आगे क्या होता है ट्विस्टेड इंतजार कर रहे हैं, लेकिन नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा।